नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे। पिछले सप्ताह राजनीति से जुड़े कई सवाल आपने हमें भेजे हैं, जिनके उत्तर देने के लिए हम प्रस्तुत हैं आपके साथ पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह में। पहला सवाल जो आपको आदित्य ने भेजा है, वो जानना चाहते हैं, गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर आपके क्या विचार हैं? और क्या आपको लगता है कि वे कांग्रेस की जगह लेकर गुजरात में प्रमुख एक तरह से विपक्षी पार्टी बनने की राह पर है? देखिए, विसावदर का इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ये विसावदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे जी, हो जहाँ से उपचुनाव हुआ। इटालिया ने जहाँ जीता है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए 2017 में कांग्रेस जीते और जो एमएलए कांग्रेस हैं वो मतलब मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिर बीजेपी की टिकट पे फिर लड़े वो 2022 का इलेक्शन, वो हार गए। फिर आम आदमी पार्टी वहां से जीती। आम आदमी पार्टी के एमएलए छोड़ के फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। फिर आम आदमी पार्टी इटालियो को लाती है। तो लोगों में जो इसी जो गुस्सा एक होगा हुँ। कि किसी पार्टी के किसको चुनते हैं और सारा जो छोड़ के चला जाता है। बट एक लार्जर इसका अगर मैसेज देखें तो लार्जर है कि चेंज चाहिए। वो एक जनरली वो अल्टरनेटिव देख रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी यहाँ पे हैं, 11 साल से सेंटर में है। वहाँ सीएम ठीक है, यहाँ से चला रहे होंगे, लेकिन वहाँ के सीएम्स में कोई करिस्मेटिक सीएम कुछ हुआ नहीं है उनके बाद कोई। और जनरली एंटी इनकम्बेंसी, इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी, अब सोचिए लास्ट टाइम कांग्रेस ने वहाँ जीता था 1985 में। तो चेंज है लेकिन अल्टरनेटिव इनको कोई मिल नहीं रहा है और कांग्रेस फिगर आउट नहीं करी कि गुजरात को हम कैसे जीते, मतलब कन्विंसिंग अल्टरनेटिव कांग्रेस बन के नहीं आ पा रही है, क्योंकि लोगों का सर्च जारी है। आप अगर देखें 98 से, जैसे देखें पिछले कई चुनावों का, अब नरेंद्र मोदी आए थे सीएम होकर 2001 में, 2002 में फिर चुनाव हुआ। अब 2002 में हुआ तो बीजेपी को 127 सीटें आई थी। 182 सीट की 182 सीट्स की असेंबली है। 127 सीट्स आई थी, जो कि उसके पहले वाले इलेक्शन में 117 सीट था। 117 से 127 हुआ 2002 में। उसके बाद में इलेक्शन में देखिए बीजेपी का परफॉर्मेंस, 127 से अगले इलेक्शन में 117 फिर से आ गया। उसके इलेक्शन अगले इलेक्शन 115 आ गया। फिर 2017 में वो 99 पे चला गया पाटीदार एजिटेशन के बाद जो हुआ था। और 99 पे जाने के बाद अचानक 2022 में 156 सीट लेकर बीजेपी आ गई। तो सोचिए कि कांग्रेस कैसे वहाँ पे एकदम क्लूलेस है और अल्टरनेटिव उभर ही नहीं पा रही है वहाँ पे। आम आदमी पार्टी गई, ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक ये है कि लोगों को लग रहा था कि दिल्ली इलेक्शन के बाद अब राइट ऑफ कर देंगे, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, नेशनली उनकी कुछ चलेगी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब के भी अपने बाय बाय इलेक्शन में देखा और यहाँ विसावदर में भी देखा आपने, आम आदमी पार्टी है। लेकिन क्या वो अगले इलेक्शन तक इतना बड़ा चैलेंज बीजेपी को दे सकती है? बिकॉज़ 2022 से लेके, मतलब जब आम आदमी पार्टी को करीब 13% सीट्स आए, वोट्स आए, उसके बाद से आप एक्टिव है ही नहीं वहाँ पे, ऑलमोस्ट गायब है वहाँ से। अब अचानक आप अगले डेढ़ साल में क्या आप इस तरह का कर सकते हैं, कन्फ्रंट उनको, मतलब चैलेंज दे सकते हैं? मुश्किल है, बिकॉज़ 87 से देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पूरी कमान सँभाल ली थी बीजेपी की। जैसे वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज़ेशन थे, वो 1987 में पहला चुनाव हुआ था जब उनके अंडर में, वो था अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। उस समय तक बीजेपी हार्डली थी, मेरे ख्याल से राजकोट या कहीं पे एक आध म्युनिसिपैलिटी में बीजेपी आई थी, अदरवाइज़ बीजेपी थी ही नहीं वहाँ पे। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, उसमें जो नरेंद्र मोदी ने वहाँ से जो करना शुरू किया, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे याद आ रहा है उनका, एक अब्दुल लतीफ़ एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, अहमदाबाद का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। वो जेल से चुनाव लड़ा और उसको लायन का उसके सिंबल पे कर रहा था। जैसे वो शेर को, जो उसके सपोर्टर थे, एक शेर को पिंजरे में बंद करके पूरा अहमदाबाद घुमा रहे थे। वो 5 वार्ड से इंडिपेंडेंट में लड़ा था और शेर की तरह पिंजरे में बंद होके घूम रहे थे। उसको फिर नरेंद्र मोदी ने उसको, मतलब एक पूरा बना के, कितना बड़ा गैंगस्टर ये लेके उसको इतना बिल्डअप किया, तब बीजेपी की पहली बार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेजॉरिटी आई थी। हालाँकि फिर इन्होंने एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक था सम पंडित, उनको फिर मेयर बना दिया था, बट बीजेपी का मेजॉरिटी वहाँ पे पहली बार आई थी। और उसके कारण भी थे, देखिए 1985 में जो कम्युनल राइट्स हुए थे, सैकड़ों लोग मरे थे उसमें। वो एंटी एंटी रिजर्वेशन, पता नहीं, बहुत सारे लोगों को याद होगा, ये जो माधवजी सोलंकी का जो खाम था, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, उसको जो लेके एक नया एक सोशल इंजीनियरिंग शुरू किया था। उनका अपना नहीं था वो,
मेरे ख्याल से जीना भाई दर्जी थे वहाँ पे, उनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, लेकिन माधुरी सोलंकी ने उसको बेसिकली उस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करके और एक पूरा चेंज करने की कोशिश किया था कांग्रेस का जो है एक अपना एक बेस जो है। तो 1985 में क्या किया सोलंकी सरकार ने कि ओबीसी का रिजर्वेशन जो था 10% से 28% कर दिया। दंगा शुरू हुआ तो पहले तो दंगा बेसिकली कास्ट ग्रुप्स में हुआ। मतलब हिंदूज़ में ही सारा मतलब ओबीसी, अपर कास्ट इस तरह का दंगा चला कि वो धीरे-धीरे कन्वर्ट हो गया कम्युनल राइट्स में। बहुत मेजर कम्युनल राइट्स हुए और अहमदाबाद में बहुत पहले भी हुआ है, 1969 में ही बहुत मेजर राइट्स हुए थे। लेकिन उस 85 वाले दंगे के उसमें जो कि 6-7 महीना तक दंगा चलता रहा था। उसी में सोलंकी को अपना मतलब नौकरी भी चली गई, सोलंकी को रिप्लेस कर दिया इन्होंने फिर। वो उस बैकग्राउंड में अब्दुल लतीफ को एक मुद्दा बना के पूरा बीजेपी पहले बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आई। वो नरेंद्र मोदी का पहला वो जो था ना कि स्टाम्प कि ऐसे करके उन्होंने मैनेज किया। अब फिर वहाँ से सरकार में कुछ अलायंसेस करके जिस तरह सरकार में फिर लोग आए, वो जो डोमिनेशन नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ, उनका जो एक एज़ अ स्ट्रैटेजिस्ट जो एज़ पोलिस स्ट्रैटेजिस्ट जो निकल के आए, उसके बाद तो कई जगह गए वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर गुजरात गुजरात में सीएम होने के पहले। तो लोग कहते हैं ना कि ओरिजिनल ये स्ट्रैटेजिस्ट अमित शाह, अगर नरेंद्र मोदी का उस समय का स्ट्रैटेजी देखें, वहाँ देखें, हरियाणा में देखें, हिमाचल में देखें, वो सारा जो है ना टेम्पलेट नरेंद्र मोदी की तरफ से आया था जब वो ऑर्गेनाइज़र हुआ करते थे। वो उनको फ़ॉलो कर रहे हैं अमित शाह। तो वो जो शुरू हुआ उसके बाद से कांग्रेस एकदम क्लूलेस लग रही है। देखिए आपने खाम का शुरू किया, उसका फ़ायदा भी कांग्रेस को काफ़ी मिला, मतलब ब्रूटल मेजॉरिटी से 85 में आए। लेकिन उसके बाद जो दंगे-वंगे जो हुए उसके बाद अपर कास्ट भी इनसे हट गया और नीचे भी बाकी जो है खाम का जो एक बेस बनाया था वही पूरा स्प्लिंटर्ड हो गया। तो कांग्रेस का पॉलिटिक्स ही इनको समझ में नहीं आया कैसे करें वहाँ पे। 2017 में बहुत मेजर फाइट बैक दिया था। फिर पूरा जैसे कहते हैं ना पूरा भूल गए मतलब कैसे लड़ते हैं। 2022 में थे ही नहीं वो वहाँ पे, क्या 17 सीट आई थी करीब। तो कांग्रेस नहीं है और लोग उसे फ्रस्ट्रेटेड हैं। कई इलेक्शन में देख चुके हैं। जैसे मैंने कहा ना कि 127 से 117 आया, 115 आया, 99 आया। लोग अल्टरनेटिव देख रहे थे और अभी भी चूँकि अब प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से, तो यहाँ सरकार चल रही है, यहाँ से गाइड करके चला रहे हैं, लेकिन उस तरह करिस्मेटिक वहाँ पे है नहीं। लोगों को अल्टरनेटिव चाहिए। तो फटीग जो हो जाता है इतने सालों का, तो आपकी विक्ट्री में वो दिख रहा है कि फटीग है, लोग अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं, लेकिन कोई है क्या? आपका अचानक एक बाय इलेक्शन से आप ये नहीं कह सकते कि चैलेंजर हो गए हैं। उनकी अपनी सीट थी, वो जीते थे पिछली बार, उन्होंने रिटेन किया है। लेकिन वो यर्निंग फॉर चेंज जो है वो इससे रिफ्लेक्ट होता है। जी, डॉक्टर राजेंद्रन जानना चाहते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी 75 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पद छोड़ देंगे, जैसा कि उन्होंने खुद उम्र की सीमा तय की थी? उनके बाद कौन नेता बन सकते हैं? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, निर्मला सीतारमण, क्या आप इस पे कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखिए, पहली तो बात है कि किसने कहा 75 वर्ष की सीमा थी? ऑफ़िशियली आज तक बीजेपी ने नहीं कहा। वो सारा हम लोगों को कहा जाता था, मीडिया को कहा जाता था कि अच्छा अडवाणी जी को ड्रॉप इसलिए किया, मुरली मनोहर जोशी को बाहर इसलिए किया कि 75 को हमने सीलिंग कर लिया था। लेकिन ऑफ़िशियली बीजेपी ने ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया है आज तक कि 75 के बाद ये नहीं होगा। तो इसीलिए ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने सीमा तय की थी, ऑफ़िशियली तय की थी क्या? तो वो तो एक वो है। दूसरी बात इसमें ये आ गई कि आपने देखा भी होगा पिछले सेशन में ये बोल रहे थे कि अभी तो हम तीसरी बार ही सरकार आए हैं। मतलब तैयारियाँ पूरी है आगे की भी। तो ये मुद्दे पे बात करना जो है ना ये मेरे ख़्याल से ये रेलेवेंट नहीं है अभी। बासु जी जानना चाहते हैं, क्या आपको 2026 के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल जाकर वहाँ के लोगों की नब्ज़ समझने का मौका मिला? और अगर नहीं तो वो कह रहे हैं दुर्गा पूजा के समय आइए, आपकी पत्रकारिता भी होगी और छुट्टी भी। नहीं, नहीं बहुत-बहुत धन्यवाद मतलब एकदम आएँगे। हम अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया हूँ अभी तक। जी। तो अब देखते हैं अभी तो बिहार इलेक्शन में हम लोग फिर उसमें बिज़ी हो जाएँगे। देखो उसके बाद से या उसके पहले भी जाएँगे। एक बंगाल जायज़ा जाना तो लेने है, के इतना लिए। इम्पोर्टेंट स्टेट है जाके देखना तो है ही। लेकिन अभी तक मैं नहीं जा पाया हूँ। एक और हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, एक राज्यसभा सीट खाली हुई है, क्या केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाएगा? देखिए टेक्निकली खाली नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी। अब संजीव अरोड़ा जो कि लुधियाना वेस्ट से अब एमएलए बन गए हैं और वो जो जैसा हमें कहा जा रहा है वो मंत्री भी जाके बन जाएंगे भगवंत मान गवर्नमेंट में।
तो खाली तो होगी। लेकिन केजरीवाल नहीं है, बिकॉज़ केजरीवाल ने उसी दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं नहीं होऊँगा, कौन होगा पार्टी तय करेगी। सिसोदिया हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेकुलेटिव होगा अभी कहना, अभी उसका फाइनल डिसीज़न हुआ नहीं है। पार्टी डिसाइड करेगी कुछ समय बाद। एक और व्यूअर हमारे पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक सवाल कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ताकत कम होती नहीं दिख रही है। हाल ही के उपचुनाव के नतीजे वो कहते हैं उनकी पूर्वी तट पर पकड़ को और मजबूत करते हैं। इसके बावजूद बीजेपी एक सख्त हिंदुत्व एजेंडा पर अड़ी हुई है और सारा दाव शुवेंदु अधिकारी पर ही लगा रही है। ऐसा क्यों है? देखिए, बीजेपी का एक प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में, उनका कोई चेहरा नहीं उभर के आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी पे दाँव लगा रहे हैं, मतलब शुरू से वो उन्हीं पे गए हैं लोग। बट शुभेंदु अधिकारी ये मत भूलिए कि वो कुछ साल कांग्रेस में थे, फिर 20-22 साल वो अब तृणमूल कांग्रेस में रहे, 2 बार एमपी रहे, 2 बार एमएलए रहे, उसके बाद वो बीजेपी में गए हैं। तो नीचे वो चेहरा बन के उभरना अल्टरनेटिव वो नहीं होगा, बिकॉज़ उनका जो बैकग्राउंड है, इतने सालों के बाद अचानक बीजेपी का चेहरा नहीं बन पाएगा। नीचे में कितना आपको बीजेपी का कार्यकर्ता को सपोर्ट करेगा? बीजेपी के अंदर ही उनको तो उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी में चेहरा बनाया हुआ है, कोई अल्टरनेटिव निकल के भी नहीं आ रहा है। दिलीप घोष है, वो उनका पैन वैसा कुछ अपील नहीं बना। सुकांतो मजूमदार, वो उस तरह का बेस नहीं है। तो फेस जो नहीं है ना, ममता बनर्जी वर्सेस हू, ये मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि सख्त हिंदुत्व वाला जो है, हार्ड एजेंडा जो है, वो वहाँ पे काम करना इसलिए मुश्किल है कि देखिए वहाँ पे करीब 1/3 आप कर लीजिए वोटर्स मुस्लिम्स हैं, जो कि पूरा ममता बनर्जी के साथ हैं। ममता बनर्जी का अपना जो अपील है अमंग वुमेन, अब उनके वेलफेयर स्कीम्स के कारण कह दीजिए, जिस इतने लंबे समय से फाइट करते थे उसके कारण कह दीजिए वो। लेकिन उनके अपील अभी एंड्योरिंग है वुमेन में। आपने देखा होगा संदेश खाली में बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन के पहले बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि एक वहाँ टीएमसी के लीडर से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहाँ वुमेन को। इतना बड़ा मुद्दा बना, चुनाव में उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं देखा। आरजी कार्ड हुआ, उतना कुछ इतना बड़ा मुद्दा बना, लेकिन उसके बाद देखा आपने बाई इलेक्शंस में टीएमसी जीतती चली गई। तो ये जो सॉलिड वोट बैंक है ना ममता बनर्जी का, मुस्लिम्स हो गए, वुमेन वोटर्स, बाकी कई सेक्शंस में, वो अभी भी इंटैक्ट है। जो बाई इलेक्शन रिजल्ट्स फिर वही आपको दिखाता है। तो और उसको बीजेपी का केवल एक सिंगल पॉइंट की एक कम्युनल पोलराइजेशन के थ्रू तोड़ेंगे कि 1/3 वर्सेस 2/3 टाइप का, वो वहाँ पे नहीं हो रहा है वो। और लार्जली आल्सो बिकॉज़ वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा अभी भी उस तरह का बीजेपी का बाकी जगह जिस तरह जैसा ऑर्गेनाइजेशन एक दिखता है इम्पैक्टफुल, मतलब टाइट एकदम, वो आपको बंगाल में उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखेगा। अपने ही नेता एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं, चेहरा भी नहीं है। तो ये सारे कारण हैं कि बहुत मुश्किल होगी बीजेपी को। एक और प्रश्न है ओवैसी के बारे में। हमारे व्यूअर कहते हैं ओवैसी पार्टी ने घोषणा की है, एआईएम की बात कर रहे हैं वो, कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि ये दोनों पार्टियां इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी और क्या यह उनके फायदे में होगा? क्योंकि पिछले चुनाव में ओवैसी ने अल्पसंख्यक वोट, खासकर मुस्लिम वोट काटकर दोनों पार्टियों को काफी नुकसान पहुंचाया था। सीमांचल रीजन में कुछ एमएलए गए थे ओवैसी के, जी। लेकिन अभी जो ये चाह रहे हैं, ओवैसी ने खुद इस पे नहीं बोला है। उनके पार्टी के स्पोक्समैन बोल रहे हैं कि हम उनके साथ जाना चाहते हैं। बहुत ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है, बिकॉज़ ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी जो है, वो इनको नहीं, अपना वोट बैंक को क्यों स्प्लिट करेंगे वो? उनको लगता है कि अभी भी जो है, जैसे कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम्स हमारे रैली अराउंड कर रहे हैं हमारे पीछे। वहाँ बिहार में है आरजेडी के अराउंड जो है, सो इसलिए आरजेडी मोस्ट आपके कांग्रेस लेफ्ट, तो इनको लगता है कि इनका माइनॉरिटी वोट बैंक इनके साथ स्टिक करेगा। तो हम ओवैसी को बीच में क्यों लाएँ और उनको और क्यों खड़ा करें एक अल्टरनेटिव वहाँ पे। तो मुझे लगता नहीं कि ओवैसी के साथ हो जाएँगे इसमें। एक और प्रश्न हमारे व्यूअर का है, वो जानना चाहते हैं शशि थरूर के बारे में कि क्या मोदी सरकार या भाजपा शशि थरूर को कैसे एक तरह से हाईलाइट कर सकती है जबकि वो दूसरी पार्टी में हैं? इसके अलावा अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो सरकार या भाजपा में उन्हें कौन-कौन सी संभावित पद इन अ वे दिया जा सकता है? वो तो अभी मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, कांग्रेस के अंदर जिस पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है और सब एक-दूसरे हिंट में ही, मतलब इनडायरेक्टली ही जैसे वॉर चल रहा है। डायरेक्टली उस तक वो स्टेज नहीं आया है। नहीं, कांग्रेस भी उनके खिलाफ कोई एक्शन तो लेने वाली नहीं है। तो शशि थरूर के कारण अभी कोई रीज़न नहीं है कि अभी छोड़ के आप चले जाओ। वो छोड़ेंगे, फिर बाय इलेक्शन होगा, उनको फिर से चुनाव जाके लड़ना पड़ेगा। किस पार्टी में जाएँगे? क्या वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हैं?
वो कहना मुश्किल है बिकॉज़ उनका जो स्टैंड रहा है बहुत ही काफ़ी वो हार्डकोर सेकुलर इमेज उन्होंने अपना मेंटेन किया हुआ है। जैसे हालाँकि पहले मैंने कहा कि उनको रोकता कोई नहीं है, अगर चले जाएँगे तो फिर भी जीत जाएँगे त्रिवेंद्रम से वो। हुँ। लेकिन मुझे जाते हुए ऐसे मुझे दिख नहीं रहे कि अभी वो जाएँगे। अपना क्यों वैकेट करेंगे वो? कांग्रेस कोई एक्शन लेती है तो एमपी रह जाएँगे। कांग्रेस ये डिसाइड करेगी ठीक है इनको हम निकालते हैं, हुँ। तो एमपी रह जाएँगे वो। क्योंकि अब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी जाओगे तो आप लोकसभा स्पीकर तो आपके पास में है ना। हुँ। तो उन पे असर नहीं, अगर कांग्रेस को कोई एक्शन लेना है तब देखेंगे क्या होता है। क्योंकि कांग्रेस एक्शन नहीं ले रही है, मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर कोई भी अपना अभी कोई अल्टरनेटिव देख रहे हैं। जहाँ तक है कांग्रेस, ये सरकार क्या दे सकती है, उनको कुछ भी दे सकती है। आप उनको मतलब केरला में फेस बना सकते हैं, मतलब हाँ। हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, ऐसा होने नहीं जा रहा। लेकिन अगर जाएँगे तो क्या उनको, केरला में वो इतने पॉपुलर हैं, चाहेगी हुँ। बीजेपी के अपना चेहरा बना दें। हालाँकि मुझे वो राजीव चंद्रशेखर उसके बाद क्या करेंगे, वो तो स्टेट बीजेपी चीफ हैं, उनकी जैसे राइवलरी है, क्या होगा पता नहीं। लेकिन बीजेपी हमेशा दे सकती है, उससे बढ़िया चेहरा क्या मिलेगा उनको? हुँ। आप नहीं कुछ तो आप सेंटर में ला सकते हैं, आप गवर्नर बना सकते हैं, आप यूएस के एम्बेसडर बना के भेज सकते हैं। मतलब देने को तो बहुत कुछ है सरकार के पास में। हाँ। और जिस तरह की हाँ, बोनहोमी पीएम और उनमें हाँ, दिखाई लेकिन दे वो रही है। हाइपोथेटिकल है अभी मुझे हुँ। लग नहीं रहा कि वो छोड़ रहे हैं पार्टी को अपने आप। हुँ। और ये कांग्रेस में जो ये जो देख रहे हैं ट्रबल, ये कुछ कमेंट करें, वो सब कमेंट करें, वो चलता रहता है। वो कितना दिन तक चलेगा और किस हद तक जाएगा, हुँ। फिर आगे डिसाइड होगा क्या होगा। अभी इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियसली ये जो है ना चल रहा है, उसको लेना लेना नहीं चाहिए वैसे। हमारे एक और व्यूअर का सवाल है कि कांग्रेस ने 2 एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट राज्य जिन्हें कहा जाए तेलंगाना और कर्नाटका जीता। लेकिन कांग्रेस कोई भी विकास मॉडल नहीं बना पाई है, वह भी दोनों राज्यों में खासकर कर्नाटका में, जहां मुख्यमंत्री का ध्यान कर्नाटक विकास मॉडल को पेश करने की जगह अपनी कुर्सी बचाने और अपने उप मुख्यमंत्री को निमंत्रण में रखने का है। उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया है कि वहाँ सारा ध्यान ही कोई विकास का मॉडल तो छोड़िए, एक पूरा पॉलिसी पैरालिसिस कह दीजिए कर्नाटक में। कुछ भी नहीं हो रहा है। गवर्नेंस एकदम स्टैंड स्टिल पे है, चल रहा है बस। कुछ भी कुछ नया स्कीम गारंटीज़ अपना दे दिया है इन्होंने, गारंटीज़ फुलफिल कर दिया, बट दैट्स ऑल। गवर्नेंस के नाम पे और कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। और काफी सारे एमएलएज अपना हाईलाइट भी करते एमएलएज़ रहते ने हैं। बोलना शुरू कर दिया है कि हमें हम्म। फंड नहीं मिल रहा है, फंड हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं मिला, ओपनली बोल रहे हैं। हम्म। कुछ एमएलएज़ अपने मिनिस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। हम्म। मतलब एक अजीब स्थिति है कर्नाटक में। कांग्रेस सरकार में होते हुए भी इतना नेगेटिव इंप्रेशन बाहर आ रहा है उनका। हम्म। तो मॉडल बनना तो कर्नाटक मॉडल ऑफ गवर्नेंस तो छोड़ ही दीजिए। और अभी भी वैसे देखिए सिद्धारमैया क्या है, अब जिस एज में है वो, अगला टर्म तो उनको पता है कि अगला टर्म मिलना नहीं है। इस टर्म को कैसे खींचना है, अब नहीं छोड़ना चाहेंगे वो। हम्म। ऑलमोस्ट लास्ट टर्म है उनको एज सीएम, वो छोड़ेंगे नहीं, ये झगड़ा लड़ाई चलता ही रहेगा। और कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती है उनका, बिकॉज वो ओबीसी के बहुत बड़े फेस है वहां पे कर्नाटक में, पॉपुलर है, ओबीसी फेस है। तो कांग्रेस जबरदस्ती भी उनको नहीं हटा सकती, क्योंकि ज्यादातर एमएलए उनके साथ भी हैं। तो ये स्थिति जो है ना, ना हम छोड़ेंगे ना हटाने देंगे। तो कांग्रेस हाईकमान भी कुछ नहीं कर पा रही है, वो भी अपना खेल कर रहे हैं वहाँ पे, ये चलता रहेगा। हमारे एक व्यूअर जानना चाहते हैं कि जाति जनगणना 1 मार्च 2027 से वो कहते हैं शुरू होने की संभावना है। आपको क्या लगता है कि यह तारीख क्यों तय की गई है और इसके पीछे मोदी सरकार की क्या राजनीतिक गणना है? देखिए, जातिगत जनगणना पे तो हम बात कर चुके हैं, क्या पॉसिबल इम्प्लीकेशंस होंगे। अब इसी शो में हम पहले इस पे बात जी। कर चुके हैं, उस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो है सेंसस, तो आपको जनगणना तो करनी ही थी। हुँ। ऑलरेडी लेट हो गया। अब सोचिए कि 2011 के सेंसस के बेसिस पे हमारी पूरी पॉलिसी प्लानिंग चल रही है। जो कितने करोड़ लोग जो उसके बाद होंगे, सारे मतलब आपके अकाउंट ही नहीं आपके आते हाँ, हैं। उसको आपके सारे पॉलिसी प्लानिंग से बाहर है, उस एम्बिट में नहीं आ रहा है। तो करना था, डेस्परेशन था, अब तो डेस्परेट, अब कितना लेट करोगे आप? हुँ। मतलब अब 2021 में जो होना था अभी कर रहे हैं, तो एक तो पहले ये कोविड ऑलरेडी बोला लेट गया है, था। हुँ। ये ऑलरेडी लेट है। अब चूँकि इन्होंने डिसाइड किया है कि कास्ट भी उसका पार्ट होगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। देखिए 2027 का एक ये होगा कि आपको याद होगा कि जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने जो डिलिमिटेशन का जो एक 25 साल बढ़ा दिया था, एक्सटेंड जो किया था हुँ। 2026 तक, वो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, वो कहती है कि डिलिमिटेशन अगला जो होगा वो 2026 सेंस के बाद का जो सेंसस होगा उसमें होगा। हुँ। तो 2027 ले जाने में इनका एक विंडो खुल जाता है कि अब डिलिमिटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट है कि जब तक आपका फाइनल डेटा आएगा, उसके बाद इतना टाइम रहेगा डिलिमिटेशन का क्या? 2029 के इलेक्शन के लिए।
लेकिन कोशिश उसमें अगर आया कोशिश करेंगे करने का, लेकिन सदर्न स्टेट्स के प्रॉब्लम्स हैं, डिलिमिटेशन कर पाएँगे क्या? लेकिन 27 तक ले जाने के पीछे जो अभी तक जो दिख रहा है, वो है कि डिलिमिटेशन करने का इनका प्लान है। कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो तो बाद की देखी जाएगी। और आज का आखिरी सवाल, हमारे व्यूअर कहते हैं, कुछ महीने पहले जेपी नड्डा जी नीतीश कुमार के आवास गए थे। क्या यह संभव है कि उन्होंने वहां अमृत का घड़ा खोज लिया है? क्योंकि जो हफ्तों की बात थी वो महीनों तक खिंच गई और अब तो पूरा साल हो गया है। हमें अभी तक नया बीजेपी अध्यक्ष नहीं मिला है। साल तो ज़्यादा हो गया इनफैक्ट देखिए उनका कार्यकाल जो खत्म हुआ है 20 जनवरी 2023 को 2023 20th ऑफ जनवरी। तो ऑलमोस्ट वो सेकंड अब उनका जो है सो इनिंग। सेकंड टेन्योर भी उनका सेकंड टर्म भी खत्म ही होने जा रहा है। मतलब सेकंड टर्म का भी 2.5 साल तो कर ही गए। 6-7 महीने बच गए हैं, उसमें दूसरा टर्म भी खत्म ही हो जाएगा। हाँ, ये है कि उनको लास्ट जून तक उनको एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन उसके बाद तो हमने सुना ही नहीं पार्टी से क्या हो रहा है। तो ये तो हम बिहार तक हम जाएगा या नहीं जाएगा, इस अब पे फिर कुछ। होगा बिकॉज़ आपने लोकसभा इलेक्शन के करीब 1.5 साल पहले उनको आपने एक्सटेंशन दे दिया कि लोकसभा इलेक्शन है, 1.5 साल पहले। फिर दिल्ली 3 इलेक्शन। साल का टेन्योर होता है और 1.5 साल पहले हमने कह दिया कि इनको एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है। तो फिर हो गया दिल्ली के बाद, अब तो बिहार भी आ रहा है, हालाँकि पार्टी अभी चुप है। अब बिहार के बाद बचा कि आप कह दो कि सेकंड टर्म भी इनका हो ही गया, करने ही दो। तो ये साइलेंस जो है कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, उसका लार्जली जिस तरह का स्ट्रक्चर है बीजेपी का, हमको पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर को पता होगा और होम मिनिस्टर को पता होगा क्या हो रहा है। नीचे तक वो और मेरे ख्याल से नड्डा जी को भी पता हो ही गया होगा अब तक। मतलब होपफुली। और कई लोग कह रहे हैं कि शायद तो आरएसएस के साथ उस तरह से बातचीत हो वो नहीं पाई है। इश्यू है बिकॉज़ हुँ। वही कारण एक हो सकता है कि इतना खींचने का कोई मतलब नहीं है कि अब ऑलमोस्ट सेकंड टर्म आप पूरा करवा रहे हैं आप। अच्छा, इतनी बड़ी पार्टी जिसमें आप कह रहे हैं कि लास्ट काउंट जो होता है 18 करोड़ मेंबर्स हैं, आपके इतने वोटर्स हैं, वो सब जानना चाहिए क्या हो रहा है, आप सबको आपने अंधकार में रखा हुआ है। कुछ तो आप एक्सप्लेनेशन देंगे, क्यों खींच रहे हैं? अब प्लॉजिबल रीज़न है जो कि ऑफ़िशियली देखिए जो भी हम लोग को बीजेपी में कहे या आप जो पढ़ते हैं, वो उसपे थोड़ा-सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ पढ़िए बिकॉज़ क्या हो रहा है टॉप लेवल पे अब उसको लेके देखिए आरएसएस चीफ उनको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर को पता होगा, होम मिनिस्टर को पता होगा। बाकी सब उनके नीचे जो है ना, मतलब हम जर्नलिस्ट को तो छोड़ दीजिए, वो जो सीनियर बीजेपी फंक्शनरीज़ हैं, मंत्री हों या जनरल सेक्रेटरी जो भी हों, उनको भी क्लियर आइडिया नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो अब हम ही लोगों को पता नहीं है, अब बस गेस वर्क चल रहा है कि इसलिए नहीं हो रहा होगा बिकॉज़ आरएसएस और मोदी अमित शाह का जो कंसेंसस नहीं बन रहा है किसी पे। बट फिर से मैं कह दूँ कि इस पे भी ये भी स्पेकुलेशन ही है, कह सकते हैं कि एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन क्योंकि दूसरा कारण नहीं हो सकता। लेकिन इस पे ऑफ़िशियली पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा है और जो भी हम लोगों को कहा जाता है, हमें पता होता है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है। हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। हम हाज़िर होंगे अगले सप्ताह नए एपिसोड के साथ।